हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सतीश श्रीवास्तव। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी यूनिट और हमारा जो यूनिट चल रहा है वो है सॉल्यूशन। आज मैं इस यूनिट का जो टॉपिक लेकर आया हूं वो है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड। द्रव में ठोसों की विलेयता, मतलब यहाँ पर जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड स्टेट में है और जो सॉल्यूट लिया गया है वो सॉलिड स्टेट में है। तो इस सॉलिड जो सॉल्यूट है उसकी जो सॉल्वेंट लिक्विड सॉल्वेंट में जो सॉल्युबिलिटी है उसी को हम यहाँ पर पूरा कंप्लीट एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन देखें। तो जो सॉल्यूशन में इसकी डेफिनेशन दे रखी है वो इस तरह से है कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्स इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट गिवन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर। और दूसरे अगर हम इसको दूसरे रूप से डिफाइन करें तो सॉल्युबिलिटी इज द परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट विद रिस्पेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। मतलब यह है कि 100 ग्राम सॉल्वेंट लिया गया हो, ठीक है, और उस एक टेम्परेचर की कोई कंडीशन दी हो या टेम्परेचर फिक्स कर दिया गया हो, तो उस 100 ग्राम सॉल्वेंट में जो सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है उसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर सॉल्युबिलिटी। मतलब यह है कि सीधा सीधा यह है कि ये सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में सॉल्यूट का परसेंटेज है, ठीक है। तो बच्चों समझे कि 100 ग्राम सॉल्वेंट विलायक में विलेय की जितनी मात्रा घुल सकती है वही क्या कहलाती है यहाँ पर विलेयता। इस तरह से विलेयता विलायक के सापेक्ष विलेय का परसेंटेज है, ठीक है। तो देखो यही मैंने लिखा है कि द अमाउंट ऑफ सॉलिड मतलब सॉल्यूट दैट, ठीक है, दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। दिए गए ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुलित विलेय की मात्रा को ही हम यहाँ क्या लेंगे, विलेयता। तो सॉल्युबिलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगी, विलेयता बराबर क्या होगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मतलब सॉलिड अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, दोनों को हम ग्राम में ले लें और इनटू क्या करें 100 से मल्टीप्लाई करें। मतलब विलेयता बराबर विलेय की मात्रा बटा विलायक की मात्रा गुणा 100। एक एग्जांपल दिया है मैंने कि 10 ग्राम सॉल्ट लिया गया, 1 लीटर वाटर में डिसॉल्व किया गया, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी। तो देखो यहाँ पर हमें सॉल्वेंट दे रखा है 1 लीटर, मतलब 1000 ml मींस 1000 ग्राम, क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होती है। तो सॉल्युबिलिटी कितनी होगी, 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट अपॉन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। तो ये आ गई 1 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है, या सॉल्वेंट। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि 100 ग्राम सॉल्वेंट लिया गया हो तो उसमें जितना सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है एक टेम्परेचर कंडीशन में, एक गिवन टेम्परेचर में, वही क्या है यहाँ पर सॉल्युबिलिटी। इस तरह से सॉल्यूट का सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में एक परसेंटेज है, समझ गए ना। तो आप इसे नोट करें। अब देखो अगर हम एक आयनिक सॉलिड लें, समझ गए ना, मतलब है आयनिक कंपाउंड लिया जाए तो उसका जो डिसॉल्यूशन है या हम उसे कहते हैं डिसमेंटल, अर्थात उसका कंप्लीट डिसोसिएटेड होना और फिर उसका कंप्लीट सॉल्युबल होना, ये जो कंप्लीट प्रोसेस है अर्थात डिसमेंटल ऑफ आयनिक सॉलिड कंप्लीटेड इन 2 स्टेप्स। आयनिक कंपाउंड का विलेय होना जो है वो 2 पदों में पूर्ण होगा। पहला होता है डिसोसिएशन, अर्थात डिसोसिएशन क्या होगा कि जैसे ही हम आयनिक सॉलिड को उसमें डिसॉल्व करेंगे, समझ गए ना, तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में क्या होगा, डिसोसिएटेड हो जाएगा, एक बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे उसके आयंस।
तो उसे बोलते हैं डिसोसिएशन। और डिसोसिएशन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, इसमें एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होगा, और एब्जॉर्प्शन होगा तो इस तरह से फिर उस एनर्जी से वो जो सॉलिड, जो आयनिक सॉलिड था, उसके आयंस जो है एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट हो जाएंगे। तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी यूज होगी वो उस आयनिक सॉलिड की लैटिस एनर्जी के बराबर होगी। मतलब ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, इसमें हीट का एब्जॉर्प्शन होगा और जो भी हीट एब्जॉर्ब होगी वो किसके बराबर होगी, उसकी लैटिस एनर्जी। तो इस तरह से सॉलिड प्लस लैटिस एनर्जी, तो आयन बिल्कुल एक दूसरे से बिल्कुल फ्री हो गए। इस तरह से जो मतलब यहाँ गैसियस का मतलब ये नहीं कि सॉल्यूशन में गैसियस आयंस बन गए, इसका मतलब है कि ये आयन बिल्कुल फ्री हो गए। तो इनके टोटल फ्री होने में जितनी एनर्जी लगी वो क्या है, उसकी लैटिस एनर्जी। अब दूसरा स्टेप क्या होगा, हाइड्रेशन। अब जो आयंस बने वो चूंकि आयंस है और वाटर क्या है, यहाँ पर पोलर मॉलिक्यूल है, तो आयंस वाटर मॉलिक्यूल से सराउंडेड हो जाते हैं और इसके कारण इस सराउंडेड हो जाते हैं और इसे बोलते हैं हाइड्रेशन। और इस हाइड्रेशन में जो हीट रिलीज्ड होती है उसे हम बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। मतलब ये वाला जो स्टेप है ये एक्सोथर्मिक होगा, इसमें हीट रिलीज्ड होगी और वो हीट क्या कहलाएगी, हाइड्रेशन एनर्जी। तो इस तरह से A प्लस B, दो जो फ्री आयंस हैं या जो भी आयंस बने हैं टोटल, उनका हाइड्रेशन हुआ और ये जो है हम देखते हैं एक्वस आयंस बन गए। जितना इनमें H2O घेर सकते थे कंप्लीट इन्होंने घेर लिया, तो इसमें जो एनर्जी रिलीज हुई वो कहलाती है क्या, हाइड्रेशन एनर्जी। तो समझ गए बच्चों कि पहला जो मतलब है डिसमेंटल का मतलब है कि पूरी विलेयता, आयनिक ठोस का पूरा घुलना दो पदों में होगा। एक है डिसोसिएशन, वियोजन, अर्थात आयन जो है वो अपने आयनों में टूट गया, आयनिक यौगिक जो है वो अपने आयनों में टूट गया, इसमें जो एनर्जी लगी ऊर्जा वो है लैटिस एनर्जी। और दूसरा जो है हाइड्रेशन, जल योजन, ये एक एक्सोथर्मिक अर्थात ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है और इसमें जो आयन बने हैं वो जल के अणुओं द्वारा घिर जाते हैं और इसे बोलते हैं जल योजन। इसमें जो ऊर्जा निकली वो क्या है, जल योजन ऊर्जा। तो इस तरह के दो एनर्जी चेंज हुए, एक तो एब्जॉर्ब हुई एनर्जी और एक में क्या हुई, रिलीज्ड हुई। तो अब जो सॉल्यूशन बनके तैयार होगा उसका टोटल एनर्जी चेंज क्या हुआ, समझ गए ना, उसे ही हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। तो हम उसको अलग से डिफाइन करेंगे, पहले आप इसे नोट करें। अब देखो, जब एक आयनिक सॉलिड पूरा कंप्लीट जिसमें डिसॉल्व हो जाता है और एक सैचुरेट सॉल्यूशन बना लेता है, तो कुल मिला के आपने देखा इसमें 2 स्टेप्स होते हैं। 2 स्टेप में ये कंप्लीट होता है। एक था उसका आयोनाइजेशन और एक उसका क्या होता है, हाइड्रेशन। आयोनाइजेशन एंडोथर्मिक था और हाइड्रेशन एक्सोथर्मिक था। तो इसका मतलब है कि टोटल एंथैल्पी चेंज ऑफ द सॉल्यूशन, जिसे हम बोलते हैं सॉल्यूशन एंथैल्पी, अर्थात एक मोल सॉलिड को कंप्लीट जो है वो डिसॉल्व हो जाता है और इतना एक्सेस में लिया गया हो सॉल्वेंट कि उसमें वो क्या हो जाए, कंप्लीट डिसॉल्व होता है। तो टोटल जो हीट चेंज हुआ वही क्या है यहाँ पर, एंथैल्पी चेंज। मतलब एक इन्फिनिट डाइल्यूशन के बाद जो भी एक सॉलिड जो है डिसॉल्व हो जाए और एक इन्फिनिट डाइल्यूशन किया जाए तो जितना एंथैल्पी चेंज हुआ वही क्या है हमारा यहाँ पर सॉल्यूशन एंथैल्पी। तो ये सम होगा लैटिस एनर्जी और किसके, हाइड्रेशन एनर्जी के। अब देखो इसका मतलब ये है कि इसकी वैल्यू इस पर डिपेंड करेगी कि इनकी जो साइन आप देखोगे कि जो लैटिस एनर्जी है वो पॉजिटिव है, जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो क्या है, नेगेटिव है। तो इसका मतलब है कि सॉल्यूशन एंथैल्पी नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी होगी। अब कैसे, अगर मान लो लैटिस एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी से ज्यादा है तब ऐसे में ये जो डिफरेंस मतलब इनका जो सम आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। और पॉजिटिव आएगा इसका मतलब क्या हुआ कि ये कहलाती है एंडोथर्मिक सॉल्युबिलिटी, अर्थात डिसॉल्यूशन नहीं होगा, अर्थात लवण अगले रहेगा, वो घुलेगा नहीं। समझ गए ना, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर डाउन हो जाएगा और ऐसे में सॉल्ट कैसे डिसॉल्व होगा। दूसरी कंडीशन है कि अगर हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो लैटिस एनर्जी से ज्यादा है, अर्थात हीट ज्यादा निकल रही है, लग कम रही है, जबकि यहाँ पर क्या है, लग ज्यादा रही है, हीट डिसोसिएटेड होने में निकल कम रही है।
तो ऐसे में ये वाली कंडीशन में जो सॉल्यूशन एंथैल्पी है वो नेगेटिव हो जाएगी और इस तरह से उसमें डिसोल्यूशन होगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ जाएगा सॉल्यूशन का और सॉल्ट और ज्यादा क्या होगा, डिसॉल्व होगा। और तीसरा है कि लगभग अप्रोक्सीमेट ये एक दूसरे के आसपास ही हैं, तब भी ऐसे में सॉल्यूशन एंथैल्पी या तो नेगेटिव होगी या पॉजिटिव, बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा। ऐसे में भी डिसोल्यूशन होगा लेकिन स्लो रेट से होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सॉल्यूशन एंथैल्पी के बेस पर जो सॉल्युबिलिटी है वो किस तरह से डिपेंड करती है, तो आप इसे नोट कर लें। अब देखो एक एग्जांपल से बताता हूं, जैसे CuSO4 5H2O दे रखा है, हाइड्रेशन एनर्जी है -78.2 किलो जूल पर मोल है और लैटिस एनर्जी है 11.7 किलो जूल पर मोल। ये किसमें है, पर मोल। तो पूछ रहा है कि सॉल्यूशन एंथैल्पी क्या होगी और सॉल्युबिलिटी का क्या नेचर होगा। तो देखो अगर हम सॉल्यूशन एंथैल्पी देखें तो हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी का सम है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, ये आया -66.5, ये नेगेटिव वैल्यू है। इसका मतलब है कि इसका ऊपर सल्फेट 5H2O डिसोल्यूशन होगा, आसानी से वो डिसॉल्व हो जाएगा। समझ गए ना, क्योंकि अगर ऋणात्मक आता है तो विलेय होगा लवण। अब हम आ जाते हैं इसके बाद, इस तरह के और भी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। कई बार आपको ये एनर्जी दे रखी है ये और ये कैलकुलेट करनी है तो बन जाएगा आपसे, ये और ये दे रखी है तो ये कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सॉल्यूशन से रिलेटेड है सब, सॉल्यूशन एंथैल्पी से। अब आता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो देखो जब एक सैचुरेट सॉल्यूशन बन जाता है तब उस समय एक डिसॉल्व सॉल्यूट की जो अमाउंट है और जो डिसॉल्व नहीं है, मतलब जो सॉलिड स्टेट में बनी हुई है, उनके बीच में एक इक्विलिब्रियम एक अटेन हो जाता है, अर्थात विलेय और अविलेय लवण की मात्राओं के बीच में एक साम्य स्थापित होता है, एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है। तो जहां इक्विलिब्रियम आ गया वहां पर ली चैटेलियर प्रिंसिपल यूज कर सकते हैं। तो ये पूछ रहा है कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन में और उसकी सॉल्युबिलिटी में। तो अगर हम डेल्टा H नेगेटिव लेते हैं ऋणात्मक, तो हम जानते हैं कि डेल्टा H नेगेटिव होगा, तब ऐसे में क्या होगा, अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो ये इक्विलिब्रियम जो है वो क्या होगा, जो है बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, तो ली चैटेलियर प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहां बढ़ा हुआ टेम्परेचर एब्जॉर्ब हो जाए या उसका इफेक्ट कम हो जाए। तो इसका मतलब है कि जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वो जो डिसॉल्व अमाउंट थी वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, अपने एक सॉलिड स्टेट में, अर्थात सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी। तो एक्सोथर्मिक सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे ये सॉल्ट्स हैं कुछ Al2SO4, ठीक है, या कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस, Na2SO4 एनहाइड्रस, और भी ये सॉल्ट है, इनकी एक्सोथर्मिक सॉल्युबिलिटी होती है। फिर आता है कि अगर ये पॉजिटिव है तो ऑटोमेटिकली अगर पॉजिटिव है और हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम शिफ्टेड टुवर्ड्स एंडोथर्मिक डायरेक्शन, अर्थात जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉल्यूट का और ज्यादा क्या होना शुरू हो जाएगा, डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा, जो कि सॉलिड स्टेट में बना हुआ था। तो इस तरह से हम ये कहेंगे कि सॉल्युबिलिटी जो है इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो इस तरह से एंडोथर्मिक जो सॉल्युबिलिटी है, जो ऊष्मा शोषिबलता है, वो तापमान बढ़ाने से बढ़ती है। क्यों, क्योंकि उसमें ऊष्मा का अवशोषण होगा और वो इस तरफ अगर बढ़ेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा तो बढ़ा हुआ टेम्परेचर एब्जॉर्ब होता जाएगा। जैसे ये सॉल्ट दे रखे और बहुत सारे सॉल्ट्स मिल जाएंगे ऐसे, और एक ऐसी भी है जिसमें पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होती है, दोनों सॉल्युबिलिटीज देखने को मिलती हैं, अर्थात उसमें सॉल्यूशन एंथैल्पी दोनों मिलती हैं। तब ये ऐसा तब होता है जब कोई भी क्रिस्टल जो होता है या क्रिस्टलाइन फॉर्म जो होता है वो दो फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अर्थात उसमें पॉलीमॉर्फिज्म मिलती है कि पहले वो किसी एक फॉर्म में था फिर दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। जैसे Na2SO4 × 10H2O, ठीक है, तो अगर ये सॉल्ट देखें तो ये पहले इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है और जैसे ही ये एनहाइड्रस फॉर्म में आएगा इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। तो इस तरह से ट्रांजिशन टेम्परेचर आता है, उस टेम्परेचर पर इसकी सॉल्युबिलिटी, मतलब Na2SO4 × 10H2O की सॉल्युबिलिटी हो या CaCl2
इंटू 6H2O की सॉल्युबिलिटी हो वो एक ट्रांजिशन टेम्परेचर पर मैक्सिमम हो जाती है। तो इस तरह से जो है ऐसे भी सॉल्ट मिलते हैं जिनमें दोनों प्रकार की जो है सॉल्युबिलिटीज मिलती हैं, तो आप इन्हें नोट कर लें। ओके, अब हम आ जाते हैं टेम्परेचर इफेक्ट को हम ग्राफिकली किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सॉल्युबिलिटी और टेम्परेचर का एक रिलेशन जो है, ग्राफिकली जो रिलेशन है उसे बोलते हैं सॉल्युबिलिटी कर्व। तो देखो ये है सॉल्युबिलिटी, यहाँ टेम्परेचर। अगर आप देख रहे हैं कि स्लोप पॉजिटिव दिख रही है, इसका मतलब ये है कि इनकी सॉल्युबिलिटी जो है, ये जो है सॉल्ट आप देख रहे हैं, ये कैसे हैं, एंडोथर्मिक, अर्थात इनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ बढ़ती जा रही है। अगर हम ये वाला ग्राफ देखें Li2SO4 के लिए और भी जो एक्सोथर्मिक में आते हैं, तो वो इस तरह से इनका नेगेटिव स्लोप दिख रहा है। इसका मतलब है कि इनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से डिक्रीज हो रही है। और कुछ ऐसे भी हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी में कोई विशेष चेंज नहीं आता, अर्थात वो पैरेलल बने रहते हैं। एक सॉल्ट अगर हमने Na2SO4 × 10H2O, तो इसकी सॉल्युबिलिटी आप देख रहे हैं कि यहाँ तक जो है डेल्टा H जो सॉल्यूशन है वो पॉजिटिव बना है, और ये वाली वैल्यू अगर आप देखें तो यहाँ डेल्टा H सॉल्यूशन जो है नेगेटिव बना हुआ है। समझ गए ना? और एक मैक्सिमम ये कहलाता है, यहाँ पर इसकी क्या होगी, मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी, ठीक है। अर्थात यहाँ पर तो इस तरह के सॉल्ट जो पॉलीमॉर्फिज्म टाइप का शो करते हैं, अर्थात दो फिजिकल फॉर्म में होते हैं, तो इस तरह के जो सॉल्ट होते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी एक टेम्परेचर पर मैक्सिमम होती है, जिसे हम बोलते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो आप इसे नोट कर लो। तो हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय, सी यू।